नमस्कार दोस्तों, जीके जी डिस्कशन में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज मेरा साइंस सेट प्रैक्टिस का 40वां क्लास है, तो आप लोग जो है वो ध्यान से देखते रहिए और नोट्स को बनाते रहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र की रेडियो सक्रिय पदार्थ को भंडारित करने के लिए जो पात्र बना होता है वो किसका बना होता है। इसका कहने का मतलब ये होता है किसका बना होता है, क्या लोहा, स्टील, तांबा या फिर लेड का। तो किसका बना होता है, तो ये लेड का बना होता है। किसका, तो ये लेड का बना होता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ जो निकलती है, ऊर्जा जो निकलती है, तो उसको भंडारित करने के लिए जो पात्र का यूज किया जाता है वो किसका बना होता है, तो वो लेड का बना होता है। किसका, लेड का बना होता है। ये रेडियो सक्रिय पदार्थ का मतलब वैसा पदार्थ जो अपने अंदर से काफी मात्रा में क्या करे, तो ऊर्जा को उत्सर्जित करे। ऊर्जा को क्या करे, तो उत्सर्जित करे। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, तो रेडियो सक्रिय पदार्थ या फिर विकिरणशील पदार्थ या फिर रेडियो एक्टिव कहिए, ठीक है। सभी नाम को आपको याद रखना है कि क्योंकि जो है एक ही नाम है। रेडियो सक्रिय तो है, ये है। रेडियो एक्टिव हो गया, विकिरणशील। विकिरणशील तो इन तीनों में से कोई नाम अगर दे दे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेडियो सक्रिय पदार्थ की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे कि यूरेनियम वगैरह का जो होता है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ के रूप में जाना जाता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये अधिक मात्रा में क्या करता है, तो ऊर्जा का निर्माण करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 3D फिल्म को देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होता है। मतलब 3D फिल्म को जब आप देखिएगा तो चश्मा में क्या लगा होता है, क्या द्विकेंद्रित लेंस, उत्तल लेंस या अवतल लेंस या फिर पोलेरॉइड क्या यूज किया जाता है चश्मे में। तो चश्मे में जो था 3D को देखने के लिए, फिगर को देखने के लिए क्या, तो ये पोलेराइड का प्रयोग किया जाता है। 3D मतलब क्या, तो ये जो होता लंबाई, चौड़ाई और गहराई सबको दिखाता है। इसका यूज जो होता है 3D का ज्यादा यूज फिल्म वगैरह बनाने में किया जाता है या फिर गेम वगैरह, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करती है। सतहों की सफाई मतलब क्या, कपड़ा की सफाई करती है। क्या श्यानता के कारण, पृष्ठ तनाव या प्रत्यस्थता या फिर प्लवन के कारण। तो ये डिटर्जेंट जो होता है वो पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कपड़ा की क्या करती है, सफाई करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण के मामले में सही अवरोही क्रम में अनुक्रम क्या है। अवरोही क्रम मतलब क्या, तो घटते हुए क्रम। मतलब सबसे पहले बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, फिर छोटा, ऐसे करके मतलब घटते हुए जाना है। क्या, शनि, पृथ्वी, नेपच्यून या यूरेनस या फिर नेपच्यून, यूरेनस, शनि या पृथ्वी या फिर यूरेनस, पृथ्वी, शनि या फिर नेपच्यून या पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून या शनि। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, तो ये जो होता है पृथ्वी पर। तो पृथ्वी, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद फिर नेपच्यून, फिर शनि पर होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि एक अवतल दर्पण में जो होता है वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब क्या होगा। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर मतलब सी पर हो तो क्या, तो प्रतिबिंब जो है क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु के समान होगा या फिर आभासी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा क्या, तो ये सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर जो है वस्तु के समान आकार का इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक वायुयान की ध्वनि समानता किसके संगत होती है। एक वायुयान की ध्वनि मतलब जब हवाई जहाज उड़ान भरती है तो उसमें कुछ ना कुछ ध्वनि मतलब की आवाज सुनाई देती है, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि जहाज जो होता है वो करीब से गुजर रही है। तो वही पूछ रहा है कि एक वायुयान की ध्वनि जो होता है सामान्य किसके संगत, समानता किसके संगत होती है। क्या 1 डेसिबल, 100 डेसिबल, 1000 डेसिबल या फिर 10 डेसिबल। तो किसके संगत होती है, तो ये 100 डेसिबल, 100 डेसिबल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है। क्या 10⁻⁹ मिलीमीटर या 10⁻⁻⁹ सेंटीमीटर या 10⁻⁷ सेंटीमीटर या 10⁻⁹ सेंटीमीटर।
तो पूछ रहा है क्या कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा। तो सेंटीमीटर मतलब कि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, तो 10⁻⁻9 मीटर। और ये पूछ रहा है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में क्या करना है, 2 घटा देना है, तो 10⁻7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से सीमेंट का प्रमुख अवयव क्या होता है। सीमेंट का प्रमुख अवयव क्या होता है, क्या जिप्सम, चूना, पत्थर, क्ले को जो है क्ले या फिर राख, क्ले कहिए या फिर मृदा कहिए, क्ले कहिए या फिर क्या, तो मृदा कहिए, क्ले या मृदा कहिए, जिप्सम, चूना पत्थर, क्ले या फिर राख। तो ये पूछ रहा है कि सीमेंट जो होता है का प्रमुख अवयव क्या होता है, मतलब जो ज्यादा मात्रा में उसमें रहता है तो क्या रहता है, चूना रहता है। चूना पत्थर की बात कर लें तो ये अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है। कहाँ से, तो अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है। किससे, अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है। चलिए सीमेंट की बात कर लें कि सीमेंट जो होता है वो किस किस चीज से बना होता है। सीमेंट जो होता है वो किस किस चीज से बना होता है। तो ये जो होता है सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड और प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का बना होता है। किसका, तो कैल्शियम ऑक्साइड, ये तीनों मिल करके जो होता है वो बना होता है कैल्शियम ऑक्साइड। सिलिकॉन ऑक्साइड की बात कर ले तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड SiO3O2। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या होता है, AlO3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या होता है, तो Al2O3 होता है। और कैल्शियम ऑक्साइड का CaO होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, और एक क्वेश्चन आओ कि सीमेंट का पिता किसे कहा जाता है, सीमेंट का पिता किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन हम आपको कल बताए थे, जोसेफ अस्पडीन को। इन्होंने जो है, ये इंग्लैंड के थे, इन्हें 1824 ईस्वी में इन्होंने जो है सीमेंट का पहली बार प्रयोग किया था। जोसेफ अस्पडीन किसे कहा जाता है, तो सीमेंट के जनक कहिए, सीमेंट का जनक किसे कहा जाता है, तो जोसेफ अस्पडीन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गर्म करने पर फैलता है, मतलब गर्म करने पर सबसे ज्यादा इसमें इन चारों में से कौन फैलेगा, क्या जल, अल्कोहल, कांच या फिर वायु। तो वायु क्या होता है, वायु जो होता है वो गैसों का मिश्रण होता है। वायु क्या होता है, तो गैसों का मिश्रण होता है। और जब हम गैस में जो होता है टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, तो वो फैलता ज्यादा। जब गैस का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो जो है ज्यादा फैलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि उस धातु को पहचानिए जिसकी प्रकृति विषैली नहीं है। उस धातु को पहचानिए जिसकी प्रकृति क्या है, तो विषैली नहीं है। क्या क्रोमियम, स्वर्ण, कैडमियम या फिर कोबाल्ट। इन चारों में से आंसर कौन हो जाएगा। आप लोग जो है अगर आंसर आता है आप लोग को तो फिर कमेंट बॉक्स में क्यों नहीं लिखते हैं, लिखा कीजिए। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा कि उस धातु को पहचानिए जिसकी प्रकृति विषैली नहीं है। तो विषैली नहीं है स्वर्ण की हम बात कर लें तो ये जो होता है विषैला नहीं होता है, लेकिन ये तीनों जो होता है वो विषैली होती है। ठीक है, चलिए स्वर्ण की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो स्वर्ण की परमाणु संख्या जो होता है वो कितना होता है, 79 होता है। कितना होता है, तो 79 होता है। कैडमियम का कितना होता है, तो कैडमियम का 48 होता है। क्रोमियम का कितना होता है, क्रोमियम का 24 होता है। कितना होता है, 24 होता है। कोबाल्ट का कितना होता है, तो 27 होता है। कैडमियम की बात कर ले तो कैडमियम की ज़्यादा मात्रा होने से क्या होता है, तो इटाई रोग हो जाता है। इसमें अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो गई तो इटाई रोग किसके कारण होता है, इटाई
रोग जो होता है वो कैडमियम के कारण होता है। इटाई इटाई रोग जो होता है किसके कारण, तो कैडमियम के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित नहीं था। परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। जॉन डाल्टन या रदरफोर्ड या नील्स हेनरी डेविड बोर या फिर मैडम क्यूरी। तो कौन नहीं है संबंधित, तो ये मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज किया, किसकी, तो रेडियम की खोज किए थे। लेकिन जॉन डाल्टन ने क्या दिया था, तो परमाणु सिद्धांत दिया था। परमाणु सिद्धांत किसने दिए थे, तो जॉन डाल्टन ने। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिए थे। रदरफोर्ड की बात कर ले तो रदरफोर्ड ने नाभिक, परमाणु में नाभिक की खोज किया था। परमाणु में नाभिक की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने क्या किया था, तो परमाणु में नाभिक की खोज। परमाणु में नाभिक की खोज किसने किया था, परमाणु में नाभिक की खोज किसने किया था, तो ये रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड के द्वारा नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है चक्कर लगाते रहता है। तो ये परमाणु में नाभिक की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड ने। अब रदरफोर्ड ने ही जो है नाभिक के अंदर प्रोटॉन की भी खोज किया था, तथा परमाणु में नाभिक तथा प्रोटॉन की खोज किसने किया, प्रोटॉन की खोज किसने की, तो ये रदरफोर्ड किए थे, रदरफोर्ड किए थे। लेकिन न्यूट्रॉन ने जो होता है वो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किए थे। न्यूट्रॉन की खोज किसने किए थे, तो जेम्स चैडविक ने किए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इस धातु के यौगिक, किस धातु के यौगिक जो होता है कुछ शीशे तथा साबुन दोनों के घटक होते हैं। कि इस धातु के यौगिक मतलब बताना इन चारों में से कि किस धातु के यौगिक जो होते हैं वो कुछ शीशे तथा साबुन दोनों के घटक होते हैं। मतलब कि दोनों को बनाने में इसका यूज किया जाता है। कौन, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम या फिर आयरन। बताना है इनमें से कि कौन सा ऐसा धातु है जिसका प्रयोग जो होता है शीशा भी बनाने में किया जाता है और क्या, तो साबुन भी बनाने में किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम। क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर पोटेशियम हो जाएगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या की बात कर लें तो कितना होता है, 19 होता है। कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का 20 होता है। एल्यूमिनियम का कितना होता है, तो एल्यूमिनियम का 13 होता है। कितना होता है, तो 13 होता है। एल्यूमिनियम का कितना होता है, तो 13 होता है। लोहा की हम आयरन यानी लोहा की बात कर लें तो परमाणु संख्या कितना होता है, तो 26 होता है। तो इसी तरीके से जो है एक बार में आप याद करने के लिए बैठिएगा तो याद नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसे कर करके एक दो दो क्वेश्चन कर करके याद करते हैं परमाणु संख्या तो फिर कुछ ही दिनों में आपको जो है सारा का सारा परमाणु संख्या याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस तत्व के परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। किस तत्व के परमाणु भार को मानक के रूप में लिया जाता है, कार्बन, सोना, हीलियम या फिर ऑक्सीजन। किसका परमाणु भार जो होता है मानक के रूप में लिया जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कार्बन। कार्बन की बात कर ले तो ये लगभग जो होता है सभी पदार्थ, जितने भी पदार्थ हम लोग बने हुए देखते हैं यूज किया जाता है, उन सभी में क्या होता है, कार्बन की मात्रा लगभग पदार्थों में होती ही होती है। ठीक है, चलिए अगला है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। क्या 3, 2, 1 या 4। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा टाइटेरियम। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पिच ब्लेड किसका अयस्क है। पिच ब्लेड जो है वो किसका अयस्क है। क्या यूरेनियम का, आयरन का, एल्यूमिनियम का या फिर कॉपर का। पिच ब्लेड जो होता है वो किसका अयस्क होता है, तो पिच ब्लेड किसका होता है, तो ये यूरेनियम का होता है। किसका, यूरेनियम का होता है। आयरन यानी कि लोहा की हम बात कर लें तो इसका क्या होता है, तो मैग्नेटाइट होता है। लिमोनाइट होता है, सीडेराइट होता है, हेमेटाइट होता है। ठीक है,
एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं, बॉक्साइट किसका होता है तो एल्यूमिनियम की। कॉपर का बात कर ले तो कॉपर का कौन कौन होता है तो तांबा ग्लास या या फिर क्या होता है तो क्यूप्राइट, क्या क्यूप्राइट, तांबा ग्लास या फिर क्यूप्राइट, तांबा ग्लास या क्यूप्राइट या मैलेकाइट, क्यूप्राइट या मैलेकाइट, ये सब किसका अयस्क होता है मैलेकाइट। ये सब जो होता है वो तांबा का कॉपर, इनकी कॉपर का अयस्क होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मिश्र धातु एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम जो होता है अनुपात में उपस्थित होता है। कौन सी मिश्र धातु जो होता है वो एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? क्या एल्यूमिनियम, टीन, तांबा या फिर लेड? तो क्या पाया जाता है ज़्यादा मात्रा में तो इसमें तांबा पाया जाता है। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है तो तांबा पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि थायराइड किसका भाग है? क्या पाचक का या प्रतिरक्षी का या अंतःस्रावी या फिर तंत्रिका? ये थायराइड ग्रंथि जो होता है वो किसका भाग है तो ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। क्या होता है तो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि जो जिसको क्या कहा जाता है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है वो थायराइड ग्रंथि होती है। लेकिन अगर पूछ दे कि सबसे बड़ी, सिर्फ बड़ी, अंता नहीं लगा रहे, पूछ दे कि सिर्फ बड़ी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है तो यकृत हो जाएगा, है ना। और सबसे छोटी पूछ दे तो पीनियल हो जाएगा। पीनियल भी जो होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है जो मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सॉल्क टीका किसके लिए होता है? सॉल्क टीका जो होता है मतलब किस बीमारी के लिए सॉल्क टीका दिया जाता है? टीका दिया जाता सॉल्क टीका क्या कार्बोहाइड्रेट्स या टिटेनस या मलेरिया या फिर पोलियो? यहाँ फिर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होना चाहिए, टाइफाइड कर देते हैं। ठीक है, गलती से हो गया है टाइफाइड। तो सॉल्क टीका किसके लिए होता है तो सॉल्क टीका जो अगर पोलियो हो जाता है तो उसके पोलियो होने से पहले जो होता है वो सॉल्क टीका लगाया जाता है बच्चे लोग को। ठीक है ना, सॉल्क टीका पोलियो से संबंधित है। टिटेनस की बात करें या फिर टाइफाइड की बात करें तो दोनों जो होता है वो बैक्टीरिया जनित रोग होता है। ये दोनों जो होता है वो बैक्टीरिया जनित रोग होता है। क्या ये दोनों जो होता है वो बैक्टीरिया जनित रोग होता है, बैक्टीरिया जनित रोग होता है, बैक्टीरिया जनित रोग होता है। ये जो होता है वो टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, मलेरिया जो होता है परजीवी के कारण होता है। किसके कारण तो परजीवी के कारण होता है, परजीवी के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिजैविक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिजैविक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक, क्या फिनॉल, नियासिन, कैरोटीनॉइड या सल्फानिलेमाइड? तो कौन सा एक प्रतिजैविक कहिए या फिर एंटीबायोटिक कहिए? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक ये क्या करती हैं तो ये जीवाणुओं को जो है निष्क्रिय कर देता है या फिर उसको मार देता है या फिर उसकी शक्ति को क्या करता है तो कम कर देता है। तो ये पूछ रहा है कि प्रतिजैविक कौन है तो कैरोटीनॉइड जो होता है वो प्रतिजैविक होता है। कैरोटीनॉइड प्रतिजैविक होता है। नियासिन की बात कर ले तो ये विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। विटामिन B3 का क्या है तो रासायनिक नाम है। फिनॉल का सूत्र जो होता है पूछ लिया जाता C6H6O होता है। ठीक है, अगला है कि वनस्पति घी में होता है। वनस्पति घी में क्या होता है? एकल असंतृप्त वसा या बहु असंतृप्त वसा या फिर W3 बसीय अम्ल या फिर परावसाएं तो क्या होती है तो ये जो होता है वो वनस्पति घी में क्या होता है तो एकल असंतृप्त वसा होता है, एकल असंतृप्त वसा। बायोडीजल किससे बनता है? बायोडीजल जो होता है वो किससे बनता है? क्या अल्कोहल से, सेल्यूलोज से, ऑयल से या फिर घास से? बायोडीजल किससे बनता है तो ये जो होता है किससे बनता है तो घास से बनता है। किससे तो घास से बनता है। जेट्रोफा नाम का एक घास होता है। कौन सा? जेट्रोफा।
जेट्रोफा नाम का जो होता है, जेट्रोफा नाम का एक घास होता है जिससे क्या बनता है, तो बायोडीजल बनता है। ये बायोडीजल जो होता है ये जैविक होता है, मतलब इसमें कोई रासायनिक पदार्थ नहीं मिलाया जाता है, ये घास से तैयार किया जाता है। इसमें जो होता है वो यूज करने के लिए, जैसे कि वर्तमान में इसको यूज करने के लिए इसमें थोड़ा बहुत जो होता है पेट्रोल मिला करके यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, तंबाकू में क्या होता है जो हमारे बॉडी के लिए जो होता है हानिकारक होता है, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यह सभी। तो क्या होते हैं इसमें, तो निकोटीन नामक का एक विषैला पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, तो ये तंबाकू हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन बने होते हैं, प्रोटीन किसका बना होता है, क्या शर्करा, वसा अम्ल, या फिर न्यूक्लिक अम्ल, या एमिनो अम्ल। तो प्रोटीन किसके बने होते हैं, तो प्रोटीन जो होते हैं वो एमिनो अम्ल के बने होते हैं, किसके, एमिनो अम्ल के बने होते हैं। अगला है कि मनुष्य किस संघ का प्राणी है, मनुष्य जो है वो किस संघ का प्राणी है, क्या मोलस्का, कार्डेटा, पोरिफेरा, या फिर एम्फीबियन। तो मनुष्य जो है किस संघ का प्राणी है, तो ये कार्डेटा हो जाएगा, क्या, कार्डेटा। मोलस्का की बात करें तो इसमें घोंघा, सीपी आते हैं, घोंघा, सीपी, शंख, जितना भी जो होता है समुद्र में चीज मिलता है वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये जो होता है वो मोलस्का के अंतर्गत ही आता है। कौन सा वृक्ष तेजी से बढ़ता है, कौन सा वृक्ष जो है वो तेजी से बढ़ता है, क्या सागवान, सौल, या यूकेलिप्टस, या फिर बरगद। कौन सा वृक्ष तेजी से बढ़ता है, तो इसकी बात कर ले तो ये यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस जो होता है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। ये इसकी बात कर ले तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, तो ऑस्ट्रेलिया या तस्मानिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी जगह पे हमारे भारत वगैरह में भी देखने को मिलती है। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए आज का 25 क्वेश्चन समाप्त हो गया है, तो आज यहीं तक। और आप लोग को अगर मेरा क्लास अच्छा लगता है तो हमें भी सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो ठीक है, आज जय हिंद, आज यहीं तक।